चीफ हसन नसरल्लाह की, जिसको उसके ही गढ़ में ठिकाने लगाकर इजराइल ने एक बार फिर से अपने दुश्मनों को खुला मैसेज दिया है कि अगर उन्होंने इजराइल पर हमला करने की हिमाकत की तो वो भी अपना अंजाम अच्छी तरह से जान ले। अंजाम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हिजबुल्लाह चीफ का हुआ है। आज हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की डेड बॉडी बरामद कर ली गई। 27 सितंबर को इजराइल के हवाई हमले में नसरुल्लाह ढेर हो गया। उसके बाद से उसके शव की तलाश हो रही थी, लेकिन आज सुरक्षा और मेडिकल टीम ने नसरुल्लाह के शव को हमले वाली जगह से ही बरामद कर लिया। सूत्रों के मुताबिक नसरुल्लाह का शव सही सलामत बरामद हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर शव पर किसी तरह के चोट या घाव के निशान नहीं हैं तो फिर उसकी मौत कैसे हुई। बताया जा रहा है कि नसरुल्लाह के शव पर कोई सीधा घाव नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मौत का कारण तेज धमाका है, क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ऐसे बम गिराए जो जहां फटता है वहीं पर उसी की कब्र बना देता है। अब आपको उस बम के बारे में बताते हैं जिसने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को ही नसरुल्लाह की कब्र बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंकर बस्टर बम की, जिसे GBU-72 भी कहते हैं। बंकर बस्टर बम 30 मीटर तक की मिट्टी या 6 मीटर तक की मजबूत कंक्रीट में भी घुसकर अपने लक्ष्य को तबाह कर सकते हैं। ये बम खास तौर पर ऐसे ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं जो बहुत गहरे या मजबूत बंकरों में स्थित होते हैं। इनका वजन 2000 से 4000 पाउंड तक हो सकता है। बम में विस्फोटक भरा होता है और इसमें एक विशेष फ्यूज होता है जो बम के लक्ष्य तक पहुंचने के बाद ही विस्फोट करता है। पहले जमीन में घुसता है, बाद में विस्फोट करता है, जिससे पूरा इलाका तबाह हो जाता है। बंकर में छिपे लोग भी नहीं बच पाते। नसरुल्लाह को मारने के लिए भी इजराइल ने इसी बम का इस्तेमाल किया। जिस बंकर में नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर बनाकर रखा हुआ था, वहीं पर इजराइल ने बंकर बस्टर बमों से हमला बोल दिया और हसन नसरुल्लाह इसमें मारा गया। इस बम की खासियत क्या है ये भी जान लीजिए। GBU-72 बंकर बस्टर बम की खासियत के बारे में आपको बता देते हैं। एक बेहद एडवांस्ड बंकर बम है, बस्टर बम है। 2200 किलोग्राम का विस्फोटक इस बम में भरा होता है। बंकर समेत पूरी बिल्डिंग को यह तबाह कर देता है और हमले के बाद इमारतें समतल नजर आती हैं। उधर ये बंकर बस्टर बम काम कैसे करता है? बंकर बस्टर बम लॉन्च होने के बाद जमीन की गहराई तक भेदता है। इसमें तुरंत विस्फोट नहीं होता। 100 फीट नीचे जाने के बाद ही ये फटता है। पहले कंक्रीट पर GBU-72 का प्राइमरी वॉरहेड फटता है, फिर ब्लास्ट के बाद सेकेंडरी और मेन वॉरहेड ट्रिगर होता है। मेन वॉरहेड 6 फीट मोटी कंक्रीट को भी भेदने की क्षमता रखता है। कंक्रीट के पार जाने के बाद सुरंग को भी तबाह कर देता है। ये हालत है इस बम के इस्तेमाल हो जाने के बाद उस जगह की जहां पर ये निशाना साधा जाता है। ये निशाना भी यूं ही नहीं साधा जाता, ये वहां पर साधा जाता है जहां पर इसके अलावा और कोई चारा न बचे। इसे ब्रह्मास्त्र की तरह भी समझा जा सकता है कि धरती का सीना चीर कर भी छुपे हुए दुश्मनों को खाक में मिला देता है। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार, मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। और प्रोफेसर मनोज कुमार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेजर शाह, मैं आपको मौका दूंगा क्योंकि यहाँ पर बात एक मिलिट्री ऑपरेशन की हो रही है जो जीरो इन पिन पॉइंट ऑपरेशन है, एक टारगेटेड ऑपरेशन है और ऐसा जहां पर मिस करने के चांसेस कतई नहीं है। बंकर बस्टर बम GBU-72 का इस्तेमाल क्या आखिरी हथियार बचा था हिजबुल्लाह के चीफ को खत्म करने के लिए? क्योंकि लेबनान की तरफ से नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह पिछले 1-1.5 महीने से ज्यादा इजराइल की नाक में दम किए हुए था। राजू भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हिजबुल्लाह जो है, इजराइल जो है, हूती से नहीं डरता, हमास से नहीं डरता, लेकिन हिजबुल्लाह का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रभाव था, जरूर था। तो जब इजराइल
हिजबुल्लाह के चीफ का खात्मा करती है, वो भी एयर रेड से। ये दूसरी मर्तबा है, जिनके पहले इनके प्रेडेसेसर भी, उनको भी आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक में ही खत्म किया था, तब जाके ये चीफ बने थे हिजबुल्लाह के। तो कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। इज़राइल जो है वो किसी भी कीमत पे वो चाहता था कि वो सीधा कहीं पे निशाना इनको ही बनाया था। परसों हालांकि निशाना इनको बनाया था और खबरें आई थी, मगर ईरान की न्यूज एजेंसी ने डिनाई कर दिया था। तो ये खबर थी कि वो मरे हैं कि नहीं मरे हैं, जिंदा हैं, महफूज हैं, क्या है। फिर बाद में कल ये खबर सही हो गई, ये करेक्ट हो गई। जिनका जन्म 1960 में हुआ था, ये इराक में भी रह लिए थे। इराक में सदाम हुसैन ने शियाओं को उस टाइम पे निकाला था बाहर, तो ये ईरान में भी रह चुके थे। इनके पास, और इन्होंने जो रॉकेट्स, जो लॉन्ग रेंज रॉकेट्स का को और उपयोग में लाया था इजराइल के खिलाफ में। अब बात करते हैं, देखिए जो ज्योग्राफिकली जो लेबनान जो एक देश है, वो 11th रीजन ऑफ वेस्ट एशिया में पड़ता है। उसके बॉर्डर है सीरिया, नॉर्थ ईस्ट, और फिर इसराइल के साउथ में है, और मेडिटेरियन सी पड़ता है वेस्ट में, साइप्रस पड़ता है शॉर्ट डिस्टेंस कंट्री के कोस्ट लाइन पे। तो लेबनान की जो अगर हम ज्योग्राफी देखें, तो इस तरीके से कि इसराइल ने उन पे अटैक करना समझा। बल्कि 17 सितंबर को जो घटना हुई थी, जो कि साइबर अटैक हुआ था, जो वॉकी टॉकी तेजस के जरिए जो अटैक हुआ था, लेबनान ने इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करी। इसके बाद इसराइल ने 70 एयर स्ट्राइक्स करे, उसके बाद 250 एयर स्ट्राइक्स करे, क्योंकि फिर उसके बाद फिर अब देखिए हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिरा। ये कामयाबी भी है इसराइल के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब जो नया चीफ आएगा, जाहिर सी बात है, वो और वेंजेंस और गुस्सा और क्रोध और बदले की भावना लेकर वापस इसराइल पे अटैक करेगा। तो ये जो हमला जो है, जो मिलिट्री एक्शन हम देख रहे हैं, हालांकि इसराइल ने लेबनान में सिविलियंस को बोला है कि आप खाली कर दो, विकेट कर दो, जब मिलिट्री एक्शन कंप्लीट हो जाएगा आप वापस आ सकते हो। वहां पे नेटवर्क, फोन लाइन, वहां पे बहुत ही गंदा वहां पे माहौल है इस टाइम पे। हम अच्छा, ये एक अहम बात है राजू भाई, ये मेरे को 1 मिनट दिए कहने के लिए। मैं सल्यूट करता हूँ हमारे हिंदुस्तान के जो एम्बेसडर हैं, वो मणिपुर से हैं। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, वो मणिपुर से हैं, वो एक पंगाल है। हमारे मणिपुर से एक एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की और एक आर्मी मेडिकल कोर की, ये यूएन मिशन में एक टीम है, एक कंटिजेंट है वहां पे मौजूद, जो कि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। मैं बहुत ही अहम जानकारी आपके चैनल पे अभी बता रहा हूँ, ये अब तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है इसके बारे में। ये हिंदुस्तान का जो मिलिट्री कंटिजेंट है, ये यूएन में है। यूएन में जाने के लेबनान, हम लोग कॉन्गो, हम लोग अन्य देशों में, सूडान, हम अन्य देशों में अपने कंटिजेंट्स भेजते हैं। ये अब अपनी जान की परवाह ना कर कर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर, ये मिलिट्री टीम जो है, ये मणिपुर को छोड़ के अपने, जहां पे हम सब जानते हैं वहां पे तनाव है, लेकिन अपने घर को छोड़ के वहां के एम्बेसडर, ये जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की लेफ्टिनेंट कर्नल उषा नाम है इनका, जहां तक मेरे को जानकारी जी। मिली थी। तो ये अहम भूमिका निभा रहे हैं वहां पे, तो इनको, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। इसके बाद हम वापस आते हैं आपके मुद्दे पे, जो मिलिट्री एक्शन हो रहा है वहां पे। ये एक बहुत ही गंभीर बात है, सीरियस बात है राजू भाई। अब देखते हैं आगे ये क्या रुख लेकर आएगा, ये मिलिट्री आगे एक्शन। क्या रुख लेकर आएगा, ऐसा कह रहे हैं मेजर मोहम्मद अली शाह। लेकिन GBU 72 यानी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल शायद इजराइल के लिए एक ऐसे हथियार के तौर पर था जिसका इस्तेमाल आखिर में आकर इजराइल को करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले जो हालात पैदा हो गए थे उसको जीरो इन करना, ख़त्म कर देना, टारगेटेड अटैक करना, ये इजराइल एक मैसेज दे रहा है। कहाँ तक मैसेज दे रहा है, किस किस को मैसेज दे रहा है? अरविंद सिंह तेजावत साहब, इजराइल के इस हमले और इजराइल की इन कोशिशों का रिपरकशंस, इसका असर कहां तक जाएगा? क्या सफीउद्दीन जो नया हिजबुल्लाह का चीफ बना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ईरान का जो जनरल कासिम सुलेमानी था उसकी बेटी का ससुर भी लगता है ये शख्स, ये क्या और डेडली होने वाला है, या फिर इन हमलों के बाद कमर कहीं टूट गई होगी हिजबुल्लाह की, और हिजबुल्लाह को देखते हुए हमास और हुती की भी? राजीव साहब, आपका जो विश्लेषण है वो एकदम बिल्कुल ही सटीक और सही है। इसका कारण ये बता रहा हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी और उन्होंने ये कहा था कि इस हमले की
जानकारी अमेरिका तक को भी नहीं थे। और ऐसे ही जो अभी अमेरिकन मीडिया बोल रहा है, वो सब यही बोल रहा है कि अब जो युद्ध है एक नए दौर में प्रवेश करने वाला है। पर इसके परिणाम क्या होंगे आप देखिए ईरान खासकर इज़राइल के लिए। जो ईरान है इस मसले पे अभी जो उसकी प्रतिक्रिया आई है, उसने केवल इतना कहा है कि दरअसल अब ये जो युद्ध है एक नए दौर में प्रवेश करेगा और ये युद्ध लंबा चलेगा। क्योंकि थोड़े दिनों पहले एक शांति प्रस्ताव आया था हमास के साथ में और इज़राइल के और हमास के जो दोनों ही लीडरान हैं, वो लगभग उस पे सहमत थे। मुझे लगता है कि ये इज़राइल के स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, क्योंकि पहले वो दोनों ही मोर्चों पे एक साथ लड़ाई करना नहीं चाहता था, इसीलिए पहले उसने हमास को खत्म किया और अब उसका जो अगला टारगेट है, वह हिज़्बुल्लाह है। कारण ये कि जब हमास ने हमले किए थे, उसी समय हिज़्बुल्लाह ने ड्रोन के माध्यम से ईरान को बहुत ही परेशानी में ला दिया था, पर अब ईरान इन सारी ही चीज़ों से निकल रहा है क्योंकि जो इस्माइल हनिया की मौत के बाद में जो प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से आई थी, वैसी प्रतिक्रिया इसके नसरल्लाह की मौत के बाद में नहीं आई है। ईरान भी उसकी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं है, क्योंकि यह समझ रहा है और ईरान एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है जो हमास के ज़रिए, हिज़्बुल्लाह के ज़रिए या यमन में जो खासकर हूती विद्रोही हैं, इन तीनों के माध्यम से वो हमेशा पर वो कभी फ्रंट फुट में सीधा-सीधा इज़राइल से नहीं भिड़ना चाह रहा है। इज़राइल ने यह साफ संदेश दे दिया है कि हमारे रास्ते में जो कोई भी आएगा या हमारे लोगों को जो कोई भी मारेगा, हम उसे माफ़ नहीं करेंगे। पर इतना तय है, जो कि खासकर यूएस मीडिया का जो विश्लेषण है, वो एकदम बिल्कुल ठीक है कि अब जो युद्ध है, एक नए दौर में प्रवेश करेगा। जो शांति के लिए मनोज कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या आपको भी लगता है कि युद्ध एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है? और क्या क्या ये सवाल मैं ज्यादा इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं, क्या हिजबुल्लाह पर पिन पॉइंट अटैक, पिछला पेजर अटैक, वॉकी टॉकी अटैक, अब उनके लीडर का खात्मा, इससे पहले हमास के लीडर इस्माइल हानिया का खात्मा और हूती को कंटेन करना, ये जो एक साथ इजराइल कर रहा है, क्या ये कहीं बहुत अमेरिका के भी पर्पस को सर्व करता हुआ नहीं दिख रहा है? शायद इसीलिए अमेरिका खामोश है। देखिए राजीव जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी हमारे इसके पहले जो 2 वक्ता बोल रहे थे वो बिल्कुल सटीक विश्लेषण कर रहे थे। लेकिन मेरा इसमें बिल्कुल, चूंकि आपको ये जो अटैक है इसका क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि हिजबुल्लाह का जो लीडर जिसको मारा गया नसरुल्लाह, अगर आप इसको ओरिजिन देखिए तो 82 में ये इसका गठन किया गया था इस संगठन का, और 92 में इसको कमान दिया था ईरान ने। और हम सब जानते हैं कि ये जो हिजबुल्लाह संगठन है एक शिया समुदाय है, उसको रिप्रेजेंट करता है, और ईरान कभी भी डायरेक्ट वार नहीं करता। और आप समझ सकते हैं कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का जो कंसेप्ट है वो इजराइल इसको हमेशा से फॉलो करता है। और इजराइल ने इस बात को बड़े ही डंके की चोट पे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को, इवन अमेरिका को भी एक मैसेज दिया है ये अटैक करके, कि अगर हमारे सुरक्षा में, हमारे सिविलियन के लिए, अगर हमारे नेशनल सिक्योरिटी में जो भी आएगा, हम उसको किसी भी स्तर पर जाकर उसका समाप्ति करेंगे। और उसी क्रम में आप देख सकते हैं कि पिछले 2 महीने में किस प्रकार से 30 जुलाई को फुआद शुकर को उसको नेस्तनाबूद किया, इब्राहिम अकील को किया, मोहम्मद हुसैन को किया, और अभी नसरुल्लाह को किया, और अभी जो नए लीडर आए हैं। और आप देख सकते हैं कि ईरान का स्टेटमेंट जो आया बड़ा ही बैलेंस स्टेटमेंट आया, और अब वो आईओसी की डिमांड कर रहा, पूरे मुस्लिम राष्ट्र से अपील कर रहा। तो मुझे लगता है कि इजराइल का ये जो डिसीजन है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। और वो जिस प्रकार से आप याद कीजिए, जब 2000 में अटैक किया गया था तो साउथ लेबनान से वहां पे उसके जो आप क्रिश्चियन बहुल क्षेत्र था वहां से माइग्रेशन हुआ और वहां लोग कन्वर्ट हुए। फिर 2006 में अटैक किया हमास ने, और जिस प्रकार से हमास के साथ हमेशा ये जो खड़ा होता है हिजबुल्लाह, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। और अभी इजराइल, अभी नेतान्याहू ने जिस प्रकार से यूएन में जो स्टेटमेंट दिया, पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया कि हम किस प्रकार से अटैक करने जा रहे हैं। और इवन आप देख सकते हैं कि एक वीडियो मैसेज उन्होंने जारी किया। ऐसा नहीं है कि कोई छुप के उन्होंने वार किया, उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया और सिविलियन को रिक्वेस्ट किया कि आप वहां से चले जाएं, क्योंकि हम उस पर अटैक करेंगे। मुझे लगता है कि उनको एक एक पल का सूचना है
जो भी ये जो टेररिस्ट ग्रुप है जो मतलब जिस प्रकार से ये लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑब्वियस है एक गैर सरकारी संगठन है, इसका कोई गवर्नमेंट की लेकिन तरफ से यहाँ पर कुछ मनोज ये जी नहीं इस है। बात को भूलना नहीं होगा कि हिजबुल्लाह सबसे बड़ा संगठन है इस पूरे खित्ते में, इस पूरे इलाके में। 1 लाख लड़ाके हैं इसके पास। इनकी ट्रेनिंग पूरी तरीके से मिलिट्री पैरामीटर्स पर होती रही है। तो अगर हूती और हमास से तुलना की जाए तो हिजबुल्लाह कहीं ज्यादा डेडली है और कहीं ज्यादा वो मतलब अनुशासन में रहने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसे अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। खैर आप बने रहें, क्योंकि पिछले 1 साल में जो जंग चली, 10 दिनों में इजराइल ने उसकी बाजी को पलटा भी है। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान के सबसे बड़े गुर्गेज हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी। हिजबुल्लाह को भागने और छिपने की जगह नहीं मिल रही। इजराइल के हालिया हमलों में हिजबुल्लाह के मिड और टॉप लेवल के दर्जनों कमांडर मारे गए। शुक्रवार को इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी तब मिली जब बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला करते हुए चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। इसके एक दिन बाद ही शनिवार को इजराइल को एक और बड़ी कामयाबी मिली। इजराइल की सेना ने रविवार को कहा कि उसने शनिवार को बेरूत के दक्षिणी उपनगर में हुए बम विस्फोट में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारी नबील कौक को भी मार गिराया। बयान में आईडीएफ ने उसकी पहचान हिजबुल्लाह की निवारक सुरक्षा यूनिट के प्रमुख और समूह की केंद्रीय परिषद के सदस्य के रूप में की। नबील कौक हिजबुल्लाह के शुरुआती दिनों में इससे जुड़ा था। कौक को नसरुल्लाह का करीबी माना जाता था और वो इजराइल के खिलाफ होने वाले कई हमलों में सीधा जुड़ा हुआ था। इजरायली सेना के मुताबिक हाल ही में हुए कई हमलों में कौक का हाथ था। आईडीएफ के फाइटर जेट ने नबील बेरूत के धाड़िये इलाके में मार गिराया। इजराइल इतने पर भी शांत नहीं हुआ, उसने हसन खलील यासीन को भी मार गिराया। हसन खलील हिजबुल्लाह के खुफिया विभाग की एक यूनिट का नेतृत्व कर रहा था। इजरायली सेना ने कहा कि कमांडर हसन खलील यासीन हिजबुल्लाह के खुफिया विभाग की एक यूनिट का नेतृत्व कर रहा था, जिसके पास इजराइल को निशाना बनाकर हमले का काम सौंपा गया था। आईडीएफ ने दावा किया कि हसन खलील यासीन हिजबुल्लाह की मिसाइल और ड्रोन यूनिट के साथ मिलकर काम करता था। रुक कर रहा हूं मैं अरविंद सिंह तेजावत आपका। क्या अब आपको लगता है इजराइल अब उस रूप में आ गया है? 7 अगस्त 2023 का हमला, हम लगातार देख रहे थे कि उस हमले में 1200 इजरायलियों की मौत, करीब 250 से ज्यादा इजरायलियों की किडनैपिंग, जिनमें अभी भी कुछ हमास के कब्जे में हैं। ये शायद उस वॉरफेयर या जंग के उन तरीकों से शायद ये जंग के खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे थे, तब इजराइल को GBU-70 जैसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्या ये जंग को खत्म करेगा या फिर ये उस इलाके में एक अलग ऑर्डर का सेटअप करेगा? क्योंकि ईरान ने मुस्लिम राष्ट्रों को एक होने को लेकर मीटिंग तक बुला ली है। बिल्कुल। जो इरना के जो समाचार विश्लेषण को हम देखें या खासकर यूरो अमेरिकन जो थिंक टैंक्स ऑर्गेनाइजेशन हैं या वहाँ की मीडिया का विश्लेषण देखें और उसमें वहाँ के विश्लेषकों की माने तो ऐसा लग रहा है कि अब वहाँ ये जो युद्ध है वह और आगे बढ़ेगा। पर ठीक ऐसा ही विश्लेषण थोड़े दिनों पहले यह हो रहा था, क्योंकि ईरान के घरेलू मोर्चे पर दरअसल काफी दबाव है कि इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करे। खासकर जो किडनैप किए हुए लोग हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है खासकर इजराइल में, वह सड़कों पर है। तो यहाँ ईरान में दरअसल 2 गुट हैं जो कि अभी 2 तरह की अलग-अलग सोच रखते हैं। एक तो नेतन्याहू वाला जो है, वो ये सोच रखते हैं कि इनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करें ताकि ये दोबारा कभी हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे। जबकि कुछ लोग जो खासकर जो उनके विपक्ष के लोग हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि यह दरअसल वो अपने एक चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं और ऐसा होने पर अगर यह युद्ध वह शांत करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इज़राइल को जो उद्देश्य हासिल करना था, वह हो गया है और ये है कि इसमें जो वहाँ की जो आम आवाम है, उसको भी लेकिन काफ़ी अभी नुकसान हुआ हॉस्टेजेस है। पूरी तरीके से वापस नहीं आए हैं। नहीं आए हैं, बिल्कुल इसीलिए उनके जो रिश्तेदार हैं वो सड़कों पर हैं और वहाँ की घरेलू हालात पे भी सरकार पे काफ़ी दबाव है।
दूसरी बात कि मैं मनोज कुमार साहब जो हैं उनकी बात से इस मामले में डिफर कर रहा हूँ कि इजराइल में जो पहले जो पेजर जो हमले किए थे उसमें हिजबुल्लाह के लोग न मारे जाके वहां की आम आवाम मारी गई थी। जो सब्जी खरीदने वाला आदमी है जो पेजर था जिसके पास या वो था, उनमें से यह जरूर हो सकता है कि पेजर जो है वह बहुसंख्या में वह हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास था और वह एक स्ट्रेटजी के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा था, वह एक अलग बात है। पर यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन था और क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जितनी भी हैं, ये जो संस्थान है, वे काफी कमजोर हालत में हैं, इसलिए भी वे इजराइल पे वैसा दबाव नहीं बना रहे हैं। इसलिए अगर मानवता के हिसाब से देखा जाए राजीव साहब, तो ये ठीक नहीं कह सकते हैं क्योंकि काफी लोग मर रहे हैं, दोनों ही तरफ के लोग मर रहे हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी, संक्षेप में बताएं, क्या इजराइल ने अब तक इस बात को ऑफिशियली माना है कि इस पेजर अटैक के पीछे उसका हाथ था? हालांकि शक वही जाहिर किया जाता है। नहीं माना है क्योंकि ऐसा मानने पर यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा और बहुत सारे प्रतिबंध उस पर लगा दिए जी जाएंगे। जी जी, मैं मनोज जी का भी रुख करूंगा, मैं मेजर शाह का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को इजराइल तो मिट्टी में मिला चुका है, लेकिन कश्मीर में कई नेता मातम मना रहे हैं। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नसरुल्लाह की मौत पर शोक जता रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने आज के चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए। महबूबा ने यह हद ही पार कर दी, नसरुल्लाह को शहीद का दर्जा दिया, जिसको लेकर कश्मीर में सियासत तेज है। कश्मीर के कई नेता नसरुल्लाह के समर्थन में बयानबाजी करने लगे। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। नसरुल्लाह को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं अमेरिका और इजराइल का विरोध किया जा रहा है। मेरे सहयोगी अजय जांड्याल मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो इसका उत्तरी इलाका, घाटी का जो ऊपर का इलाका है, यहाँ पर मैं बड़गाम की बात करूँ या बारामूला की बात करूँ या श्रीनगर की भी बात करूँ, तो यहाँ पर शिया आबादी ज़्यादा है और नसरुल्लाह भी शिया ही था और उसी सेक्ट को मानने वाला था। क्या ये वजह है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों और लीडर्स में, जिसमें खास तौर पर महबूबा मुफ्ती हैं, उन्होंने शहीद का दर्जा दिया और आज अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए? ये उसकी वजह है कि इसके ज़रिए वोट हासिल किए जा सके, या फिर इसके बहाने एक बार फिर से कश्मीर को गरमाने की सतही तौर पर कोशिश शुरू कर दी गई है? देखिए राजीव, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती का अचानक से एक सोशल मीडिया पे लिखना और उसके बाद नसरुल्लाह को शहीद कहना, क्योंकि दुनिया में कई देश जो है नसरुल्लाह को आतंकी कहते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट का नाम भी शामिल है। और उसके बाद आप देखें तो मौका देखिए, कोई भी राजनीतिक दल और महबूबा मुफ्ती जिस पार्टी की अध्यक्षा हैं, अगर उस सियासी दल की बात करें तो उनकी जो हालात इस वक्त है, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने 2000 गठबंधन किया था, उसके बाद काफी हालत पतली है। ऐसे में कोई भी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। महबूबा मुफ्ती का ये स्टेटमेंट जो है, ये वाकई इसी चीज को लेकर है, क्योंकि आप देखिए वहां पर 2 दिनों से ना सिर्फ महबूबा मुफ्ती, बल्कि जिस तरह से लोग सड़कों पर निकलकर नसरुल्लाह की जो मौत हुई है उसको लेकर अफसोस जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि महबूबा मुफ्ती को भी शायद ये लगा हो कि इससे वोट बैंक हासिल किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, जब इल्तिजा मुफ्ती से आज ये चीज पूछी गई कि आप क्यों ऐसा, महबूबा मुफ्ती का जो ट्वीट आया तो उन्होंने कहा कि मेरी मदर का जो एक लिखना जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि ना सिर्फ वो बल्कि मैं खुद भी यहाँ नहीं आना चाहती थी, मगर मैंने कुछ अपने वर्कर्स को टाइम दिया था, इसलिए मैं नहीं कर सकी, मगर जो हुआ है वो गलत हुआ है। तो यकीनन जो है महबूबा मुफ्ती जो है इससे संवेदना से, या जो भी कहें एक राजनीतिक मूव इसे कहा जाता है, और ना सिर्फ हम बल्कि आप देखिए तो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जी किशन रेड्डी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब केंद्रीय मंत्री, तो उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसके जरिए महबूबा मुफ्ती को लगता है कि शायद मैं संवेदना करूंगी, कंडोलेंसेस करूंगी, शहीद कहूंगी तो मुझे वोट मिल जाएगा। मगर उनको ये समझ आना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग अब इस तरह से वोट नहीं देते हैं। वो वोट तब देते हैं जब आपने काम किए हों, जब आपने उनके लिए कुछ किया हो, उनके बारे में आपने कुछ सोचा हो। इतने लंबे समय की पत्थरबाजी, आतंकवाद, अनरेस्ट के बाद जब लोगों को सही रास्ता मिला है तो लोग उसे चुनेंगे।
तो यकीनन ना सिर्फ वो, आप देखें तो उमर अब्दुल्ला ने भी जब बयान दिया, उन्होंने शहीद तो नहीं कहा, मगर उन्होंने ये जरूर कहा कि देखिए जब से वहां पे हो रहा है, लेबनान हो या फिर बाकी देश हों, वहां पर जो हालात बने हुए हैं, भारत को इसके लिए कुछ करना चाहिए ताकि उस युद्ध को रोका जा सके और जो लोगों की मौत हो रही है उससे कहीं ना कहीं देखा जाए। तो कहीं ना कहीं सियासी पार्टियां जो इस वक्त चुनावों के दौर में इस तरह के बयान देती हैं, तो उसके पीछे की वजह साफ है, यही होगी। उसके पीछे की वजह साफ है, यही होगी। लेकिन ये बताइए कि आज प्रदर्शन जो हुए हैं इस मुद्दे को लेकर, किस तादाद में हुए हैं, क्या उनका स्तर रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह से तस्वीरें जरूर आई हैं। देखिए बिल्कुल सैकड़ों लोग जो हैं सड़कों पर देखे गए वहां पर और अलग अलग इलाकों में। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है वो पीसफुल प्रोटेस्ट था। यकीन कई देशों ने जो है नसरुल्लाह को आतंकी कहा है, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद इस तरह के प्रोटेस्ट होना ठीक है, लोगों ने अगर प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जब राजनीतिक नेता इस चीज में कूद जाते हैं, उन्हें भी अपनी ठीक। उसमें कुछ मफाद, अपने कुछ बेनिफिट्स दिखते हैं, तो वो उसमें राजनीति करना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं अगर वो चिंगारी गलत तरीके से पकड़ लेते हैं तो यकीनन उसका असर वही होगा जो पिछले कई दशकों तक जम्मू कश्मीर में भुगता हुआ है। 1 अक्टूबर इसीलिए की आप वोटिंग से पहले ये एक आखिरी कोशिश समझ में आती है। खैर, बने रहे हमारे साथ इस वक्त मेजर शाह। इजराइल ने अपने टैंक लेबनान के बॉर्डर पर इस वक्त तैनात कर दिए हैं। अब तक तो नहीं किए थे, लेकिन अब कर दिए। यह आज शाम की खबर है। क्या इजराइल एंटिसिपेट कर रहा है कि हिजबुल्लाह और उसकी वो फौज जो एक बड़े लड़ाकों की संख्या में है, वो जमीनी हमले शुरुआत कर सकती है? क्या अब लेबनान और इजराइल के बीच में जमीनी लड़ाई को आप देख रहे हैं, फोरसी कर रहे हैं? जी राजू भाई, मैं दाग दूं आपके इस सवाल का। देखिए, बात ऐसी है, जब भी एक न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, वो है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप कुछ करेंगे, उसका वही वैसे ही रिएक्शन आपको मिलेगा। अब लेबनान जो है, हमको ये समझना पड़ेगा, वो एक डेवलपिंग कंट्री है जो दुनिया में रैंक 112 के नंबर पे हुई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तहत, और वो क्लासिफाइड हुई अपर मिडिल क्लास इनकम स्टेट से। फिर लेबनीज लिक्विडिटी क्राइसिस हुआ, कपल विद नेशन वाइड करप्शन हुआ, फिर डिजास्टर हुए 2020 में, बेरूट एक्सप्लोजन हुआ, इस तरीके से और होता गया। और लेबनान का जो इलाका जो है वो है 10,452 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 4,036 स्क्वायर माइल्स। तो बेरूट के में वहां पर बिल्कुल अभी तो अलर्ट में जारी है, वहां पे सिग्नल्स कटे हुए हैं। और अगर हम इतिहास में जाएं लेबनान के, देखिए ये एंटिसिपेशन तो है, हमले तो होंगे और ये होके रहेंगे, दोनों दोनों तरफ से होंगे, तबातोड़ हमले होंगे, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होएगा। अब एक डेवलपिंग कंट्री और एक इजराइल, जो कि सब जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नाजी जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों के साथ क्या किया था, बहुत ही गलत किया था। इनको गैस चेम्बर में डाल के तड़पा तड़पा के इनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल के मारा था। लेकिन एक छोटा सा मुल्क, आप देखिए, राख से उठा और तकनीकी टेक्नोलॉजी में कहां से कहां पहुंच के 17 सितंबर को हमने देखा कि, हालांकि हम नहीं जानते कि, हालांकि आपने बताया जैसे कि ये किसी ने बोला नहीं आमने कि सामने की इजराइल ने लड़ाई किया आप है। देखते हैं मेजर, आमने सामने की लड़ाई। हाँ बिल्कुल, जमीन लड़ाई मैं देख रहा हूँ, अभी जमीन लड़ाई भी हो जाएगी। अभी तक हवाई लड़ाई थी और एयर अटैक्स हुए थे। आमने सामने की लड़ाई मैं देख रहा हूँ आने वाले कल में। और अगर हल्का सा राजू भाई मैं आपको इतिहास में ले जाऊं, तो कि ये फिनिका का इतिहास के अंडर में थी। उसके बाद फिर मैरीटाइम एम्पायर जो कि स्ट्रेच हुआ मेडिटेरियन बेसिन में। फिर 64 बीसी में ये रीजन जो है वो रोमन एम्पायर में आया, फिर बाइजेंटीन एम्पायर में आया, और फिर खलीफेट्स ने लिया। उसके बाद फिर खलीफेट जैसे कि जो कि नसरुद्दीन, उमैयाद, असादिन खलीफेट हुए। फिर 11वीं सेंचुरी में ये इलाका क्रूसेडर स्टेट्स में आया, फिर जाके अयूबिडस, मनकुलुक्स, और फिर जाके ओटोमन्स में आया। अब जब ये ओटोमन्स में आया, तब ये अब्दुल मजीद इनके रूलर थे। और जो पहली लेबनीज प्रो स्टेट जो बनी थी वो कि माउंट लेबनन मुस्तफेर में इस्टेब्लिश हुई 19वीं सदी में। उसके बाद फिर होम मिलिटेंट क्रिश्चियन स्टेट बनी थी ये एक तरीके से। और ये जमीनी लड़ाई इसमें इनके अंदर ये होगी, होकर रहेगी, क्योंकि इजराइल भी नहीं छोड़ेगा वहां से,
लेबनान के हिजबुल्लाह भी बोलेंगे वहां से। और फिर ये इसके बाद फिर जब ये डिसोल्यूशन हुआ ऑटोमन एम्पायर का वर्ल्ड वॉर वन के बाद, तो लेबनान आया, मैंडेट फॉर सीरिया और लेबनान हुआ था जो कि फ्रांस एडमिनिस्टर कर रहा था। इसके बाद फिर जब ये इस्टेब्लिशमेंट ग्रेटर लेबनान की तरफ को आया तो फ्रांस रूल जो वीक जो कमजोर हुआ, उसके बाद फिर ये सिग्निफिकेंटली हुआ है। फिर जर्मन इन्वेजन हुआ ठीक फ्रांस है, में ठीक है, 1940 ठीक है। 1943 में। हाँ, प्रोफेसर मनोज कुमार का रुख कर लेता हूँ, वो भी साथ में मेरे हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार, मैं बहुत ज्यादा एक्सेजरेट नहीं कर रहा, खींच नहीं रहा अपनी बात को। अगर गलत हूं तो एकदम आप बोले गलत है और उसके तर्क भी दें, क्योंकि मेरे जरिए मेरे दर्शक भी समझेंगे और मैं भी समझूंगा। क्या ये लड़ाई ऐसे मुहाने पर आने वाली है जहां पर वेस्ट एशिया में खासतौर पर इजराइल और आसपास बाउंड्रीज बदल सकती हैं? देखिए राजीव जी, ये जो घटना है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी राष्ट्र युद्ध के लिए फोर्स नहीं करता। लेकिन ये मैं कहूँगा, ये मेरा एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरा ये अपना ओपिनियन है कि नेतन्याहू ने जो किया वो राज धर्म का पालन किया है। अगर उस देश की जो आइडेंटिटी है, अभी इसके पहले के जो वक्ता जो बता रहे थे किस प्रकार से उनका ओरिजिन हुआ, तो ये जो आइडेंटिटी की लड़ाई है और उस आइडेंटिटी में अगर वो अपने आप को फाइट नहीं करेंगे, अपने लोगों को नहीं बचाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस नक्शे से वो समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से वो घिरा हुआ एक राष्ट्र है, और उस राष्ट्र से हम सबको सबक लेना चाहिए। भारत जैसे देश को और सबक लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी इसके पहले आपने कश्मीर वाले मुद्दे को उठाया कि एक टेररिस्ट के जाने के बाद से किस प्रकार से वहाँ पे पॉलिटिकल लोग ये जो ट्रिपल वी पे जो लोग काम करता है, विक्टिमाइजेशन और वोट और विक्ट्री का जो कंसेप्ट है, उसके आधार पे ये जो पूरे देश में, पूरे विश्व में जो एक तरीके से जो जिहादी जो मानसिकता है, जो जिस प्रकार से इस्लाम को यूनाइट करने के आधार पे करते, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से बचना चाहिए। और रही बात आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या ये 1-to-1 वार है, मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी इसके पहले अमेरिका प्रेसिडेंट का भी स्टेटमेंट आया था, वो सीज फायर की तरफ जाना चाह रहे थे। लेकिन जब ये घटना घटी, उन्हें भी पता नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद से वो आज खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पे अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से इजराइल ने जो ये अपना डिसीजन लिया है और आने वाले समय में जिस प्रकार से उसका इतिहास रहा है, आप देख सकते हैं कि जब भी युद्ध हुआ है तो उसमें हमेशा गेन किया है, उसे कभी नुकसान नहीं हुआ। और अभी भी उसके जो लोग बंधक बने हुए हैं, जो अभी तक छूट नहीं पाए, तो मुझे लगता है कि जब तक उनकी वापसी नहीं हो जाती है, ये युद्ध होते रहेगा। और उसमें ऑब्वियस है कि ये टेक्नोलॉजिकल वार है और ये साइबर वार भी है और फिजिकल वार है, आप हर तरीके से देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू ने किस प्रकार से कर्ज ऑफ द वर्ल्ड और ब्लेसिंग ऑफ द वर्ल्ड को किस तरीके से डिवाइड किया है। ये मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में पूरे विश्व के लिए उन्होंने इशारा दिया है उन्होंने। अरविंद सिंह तेजावत, अब्राहम अकॉर्ड की बात शुरू हुई थी, ऐसा लग रहा था कि आसपास के इलाकों के जो देश हैं इनमें बहुत अच्छी सौम्यता, एक अच्छा वातावरण यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। लेकिन अभी जो हालात हैं वो अब्राहम अकॉर्ड की भावना के एकदम उलट ऐसे हैं, जहाँ पर हर कहीं वोलेटाइल कंडीशन है, थोड़ी सी भी चिंगारी एक बड़े धमाके में तब्दील हो रही है। क्या अब्राहम अकॉर्ड को जानबूझकर डीरेल किया गया है इस पूरे एक इलाके में और असफल कर दिया गया है, और ये किसकी तरफ से हुआ है? एग्जैक्टली, यू आर राइट राजेश साहब। एक्चुअली जो इजिप्ट है वह जो इजराइल के साथ शुरुआती लड़ाई में बहुत कुछ खो चुका है, और दरअसल ईरान इतना अगर वोकल रहा है तो इसका कारण कहीं ना कहीं जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसकी लीडरशिप को लेकर है। क्योंकि उसको सऊदी अरेबिया से ये खतरा लगता है कि एक तो वह सुन्नी राष्ट्र है और ईरान जहाँ शिया है, तो इस्लामिक वर्ल्ड की जो अगर उसे कहीं ना कहीं चाहिए लीडरशिप, तो उसे ऐसा कोई ना कोई कदम उठाना होगा। दूसरी बात यह कि यह एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी दोनों की ही लड़ाई है, क्योंकि जहां हिजबुल्लाह के बहुत सारे वहां की पार्लियामेंट में उनके पार्लियामेंटेरियन हैं और एक वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर है, तो उसकी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस है। और इजराइल के लिए तो ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है ही कि अगर वह नहीं करेगा और अगर वह ऐसा संदेश नहीं देगा तो उसका वहां पर रुकना मुश्किल हो जाएगा। पर इन सभी चीजों का समाधान वही है जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुझाया था, और भारत सरकार की जो सरकारी नीति है उसी में समाधान है कि वो जमीन है वह दोनों में बराबर बांट दी जाए और दोनों ही सहअस्तित्व के साथ रहें। जो ज्यूस है वहां के लोगों का शोषण ना करके उनको वहां ज्यूस के होने या उन लोगों के होने से वहां की लोकल पॉपुलेशन को अगर फायदा होता है और वह उसको एंजॉय करते हैं उनके वहां पे एग्जिस्टेंस को,
तो यह समाधान हो सकता है। पर अगर वहाँ के सेटलर्स बार-बार उनकी ज़मीनें खरीदते रहेंगे फिलिस्तीनियों की, उनको बाहर करते रहेंगे और इज़राइल अपनी टेक्नोलॉजी के बल पे इतराता रहेगा, तो मुझे लगता है कि ये लंबी लड़ाई चलेगी और दशकों और भी लग जाएँगे इस सबको खत्म करने में। पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उसको बहुत बुरी तरह से अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि प्रभावित किया है, पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। जो हम प्रेडिक्ट करते हैं वो चीज़ नहीं होती है और जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, वह हो जाती है। राजीव साहब। अरविंद तेजावत सर, मेजर मोहम्मद शाह और मनोज सर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप तीनों के जरिए चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझा, यहाँ चल क्या रहा है और उसके पीछे की भावना इस वक्त क्या है।